तो हे एवरीवन, अब हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री सीरीज के अगले चैप्टर की ओर, जो कि होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल हम कर चुके हैं और फिजिकल बीमारी हो चुकी है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 4-5 क्वेश्चन हर साल हमेशा आते हैं। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उससे 16 से 20 नंबर तुम्हारे आराम से कंफर्म हो जाएंगे और वो भी 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाने वाले हैं। तुम बस आराम से बैठे रहो, सुनते रहो। हो सके तो नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने का मन नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नोट्स में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले बेसिक्स करने की, कुछ बेसिक्स समझाने के बॉन्ड वगैरह होता क्या है। उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल, जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तुम्हें जानना है वीएसईपीआर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके बाद तुम्हें जानना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और एमओटी के बारे में, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी इस साल आ रहे हैं। और एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है भैया, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। वो बड़ा बॉन्ड नहीं, ये हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तुम जो सोच रहे हो उस बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। बॉन्ड तुम्हारा दो होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग तुम्हारा होता है आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटलिक। ठीक है, 4 तरह के बॉन्ड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या पता ये भी नीट एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो याद रखना कि 4 ही होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक। आयनिक क्या होता है तुम्हें पता होगा, कैटायन एनायन के बीच में लगता है, जैसे NaCl हो गया तो Na प्लस है, Cl माइनस है। कोवलेंट क्या होता है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शेयर नहीं होता है। NaCl में क्या होता है, Na का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और Cl के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है, पूरी तरह से शेयर होता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है, दोनों के पास कुछ ना कुछ होता है। जैसे CO2 हो गया, वहां पर क्या कोवलेंट बॉन्ड है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा मेटलिक बॉन्डिंग, जो कि मेटल्स के बीच में देखने मिलता है। बात करते हैं वीक बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडर वाल्फ बॉन्ड। दोनों तुम्हारा क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तुम्हें याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ वीक बॉन्ड, कंफ्यूज मत करना। बहुत लोग इसको स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, नहीं यार वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल तुम्हें शायद पता होगा। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सारे एटम कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, सारे एटम्स अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहते ही चाहते हैं। ठीक है भैया, और कुछ हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जो कि नीट एग्जाम का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्या आ गया। देखो यार, सारे एटम चाहते तो जरूर है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन इट जरूरी नहीं कि जो चाहते हैं वो मिल ही जाता है। क्या तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला है? अभी तक नहीं मिला है, लेकिन क्या पता मिल जाए इस साल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। लेकिन उसी का एक्सेप्शन क्या है, उसी का एक्सेप्शन क्या है, उसी का एक्सेप्शन होता है 3 तरह का। पहला होता है हाइपोवैलेंट, दूसरा होता है हाइपरवैलेंट, तीसरा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तीनों तुम्हें याद होने चाहिए और ये तीनों क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल है। हाइपोवैलेंट की बात करें कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, चाहता क्या है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर 8 से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर आएगा और उसको हम लोग हाइपोवैलेंट बोलेंगे। जैसे AlCl3, BF3 और BCl2। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने रखा है। देखो AlCl3 का वैसे तुम देखना चाहो तो क्या होगा, क्लोरीन के कारण से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 आएंगे। और अमोनियम के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। BF3 की बात करें तो यहां पर भी 3 ही रहेगा। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट याद रख लेना, समझने में मत जाओ कि क्यों होता है। अभी मैं तुम्हें बोलूंगा डायरेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर। समझ गए बात को। तो AlCl3, BF3 और BCl2। हाइपरवैलेंट की बात करूं तो होता है PCl5, IF7, SF6, SO3। वैसे तो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, लेकिन ये वो कुछ स्पीसीज है जो कि नीट एग्जाम में आ चुके हैं, एम्स में आ चुके हैं, जेईई मेंस में आ चुके हैं, तो यही रिपीट होंगे, इसके बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूं तो होता है NO, NO2 और ClO2। ये भी तुम्हें याद रखना। तो ये 3 जो एग्जाम्पल मैंने बताया, हाइपर, हाइपो और इलेक्ट्रॉन, तीनों तुम्हें याद रखने हैं। ये तीनों होता है एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ओके, अब बात हम करते हैं बॉन्ड के बारे में। ये बॉन्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीज क्या होती है और इसका काफी वेरिएशन पूछा जाता है एग्जाम में, जो हमें पता होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें डायरेक्ट लेकर आया हूं जो कि नीट का PYQ है, तुम्हें डायरेक्ट उसे याद कर लेना, उसको समझने में मत जाना कि भैया ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि यार वो डिटेल लेक्चर के अंदर तुम समझ सकते हो, उसको तुम याद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो नीट का PYQ है तो तुम्हें याद तो होना चाहिए, कभी भी दोबारा आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम बात करें NH3 और बात करें PH3, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है बताओ। सेंट्रल एटम भैया हमारा नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। सेंट्रल मतलब जो बीच में होगा, और उसके अगल बगल ही 3 होंगे ना, जैसे नाइट्रोजन बीच में होगा, उसके अगल बगल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हो बात को। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होता है। और अगर तुमने मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 पॉइंट कुछ होती है, और फास्फोरस की तो ऑब्वियस सी बात है उससे कम ही होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा है तो वो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मतलब NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, PH3 का बॉन्ड एंगल कम है। बढ़िया, अब हम बात करें बॉन्ड एंगल तुम्हारा डिपेंड करता है साइज ऑफ द साइड एटम। अगर तुम्हारा साइड एटम चेंज हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, OF2 है और यहाँ पर तुम्हारा OCl2 है, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हारा दोनों जो सेंट्रल एटम है वो तो तुम्हारा सेम है, तो हम इस बेसिस पे तो कंपेयर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है, तब तो नहीं कंपेयर कर सकते। तब हमें किस बेसिस पे कंपेयर करना पड़ेगा, तब हमें साइड एटम के बेसिस पे कंपेयर करना पड़ेगा। और हमें पता है क्लोरीन का साइज क्या ज्यादा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो क्लोरीन OCl2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा और OF2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। बढ़िया, और एक और चीज होता है, बॉन्ड एंगल जो तुम्हारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, कि नंबर ऑफ लोन पेयर जितने कम होंगे बॉन्ड एंगल तुम्हारा उतना ज्यादा होता है। और ये रीजन क्यों होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होता है ना, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन
बहुत ज्यादा होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर में तो रिपल्सन बहुत कम होता है। और ये भी नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें याद रखना है, सब कुछ ही क्वेश्चन है। तुम देखना जाकर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि भैया सारे तो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसी तरह से इसका एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल क्या निकल के आता है, CH4NH3H2O। इसमें तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो CH4 में तुम्हें पता है कि एक भी लोन पेयर नहीं है, NH3 में क्या है, एक लोन पेयर है, और H2O में क्या है, दो लोन पेयर है। ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा, इसके लिए यार तुम्हें पूरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आनी चाहिए, और वो सच बताऊं तो इस टाइम पर समझना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मैं नहीं बता। लेकिन तुम्हें बताना चाहूं तो देखो, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, अगर तुम्हें पता होगा तो 4 हाइड्रोजन ने फुलफिल कर दिया। NH3 के पास 3 हाइड्रोजन लग गए, लेकिन इसके पास तभी क्या बचेगा, एक लोन पेयर बचता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास कितना बचता है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचता है। तुम डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। और मैंने बताया था जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना कम तुम्हारा बॉन्ड एंगल होने वाला है, इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम है और CH4 का ज्यादा है, और NH3 का बीच में आता है। और एंगल पूछा तो 109 डिग्री होता है CH4 के केस में, 107 डिग्री होता है NH3 के केस में, और H2O के केस में 104 डिग्री होता है, जो कि एनसीईआरटी मेंशन्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि नीट एग्जाम में आ चुके हैं, जेईई मेंस में आ चुके हैं। देखो NH3 NCl3, इसका ऑर्डर पूछा जाए तो याद रखना ऐसा ही ऑर्डर होता है, जस्ट रिमेंबर इट। जो मैंने हाईलाइट कर दिया तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। बात करो OF2 H2O Cl2O, इसकी भी ऑर्डर ऐसी होती है, तुम्हें याद होना चाहिए। एक और ऑर्डर की बात करो NO2 NO2 और NO2+, इसका ऑर्डर भी क्या होता है तुम्हारा, ऐसा होता है, ये भी तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा भैया आप इतना याद रखने क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यार टाइम नहीं है, बात को समझो, मैं समझा सकता हूं, बट मुझे ये बात को मानना पड़ रहा है कि इस टाइम पे तुम्हें याद ही रखना है, ठीक है। बात को समझ गए। अब वैसे तुम देखना तो तुम समझ भी सकते हो कि ये क्या NO2+ जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा sp होता है, आगे हम समझेंगे। NO2 जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो sp होती है ना, उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो sp2 से ज्यादा होती है, आगे मैं तुमको बताऊंगा तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो समझा जा सकता है, बट तुम्हें याद ही रखना है। बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की, जो कि होने वाला है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो तुम्हारा साइज ऑफ एटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर कोई दो बड़े बड़े एटम्स है उनके बीच कोई बॉन्डिंग हो रही है तो उनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ तुम्हारी उतनी कम होगी। याद रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड तुम्हारा जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ तुम्हारी उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, मान के चलो HF HCl HBr HI, तो अब तुम्हें पता है, मैंने बोला ना, साइज ऑफ एटम अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तुम्हें दिख रहा होगा एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन बहुत बड़ा है, तो बहुत जैसे ही तुम्हारा साइज ऑफ एटम बढ़ गया तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा और HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है भैया। अब बात कम करते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इस केस में तुम्हारा बॉन्ड लेंथ क्या होने वाला है, तो मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तुम्हारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड C में बढ़ चुका है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, ये बात याद रखना। अब एक और चीज होती है I2 Br2 Cl2 F2, इसमें तुम्हारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसमें बॉन्ड लेंथ का वही ऑर्डर है कि साइज तुम्हारा ज्यादा है, अगर एटम का साइज ज्यादा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, और अगर एटम का साइज कम है, जैसे F2 में सबसे कम होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी तुम्हारा कम होता है। समझ रहे हो, तो यही तुम्हारे ऑर्डर याद रखना, इस ऑर्डर से तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। बढ़िया। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि होता है बॉन्ड एनर्जी या कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दोनों मतलब सेम ही नाम है, दोनों अलग सेम नाम है, एक चीज को कहने का दो अलग अलग नाम है, ठीक है ना। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका कैसे वेरी करता है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा तो तुम्हें उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बॉन्ड एनर्जी यही है कि तुम्हें उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ही ज्यादा होगा या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब मान के चलो किसी के बीच में 2 बॉन्ड है और किसी के बीच में 1 बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके बीच में 2 बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। कि साइज ऑफ एटम अगर मान के चलो छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, तुम सोचो अगर तुम्हारे पास 2 छोटे छोटे मतलब एटम्स है तो उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि वो तो छोटे छोटे तो बहुत पास में होंगे, लेकिन कोई बहुत दूर दूर है, कोई बहुत बड़ा बड़ा एटम है, बहुत दूर दूर है। अगर साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर है, बहुत बड़े बड़े एटम है, तो उसको तुम आसानी से तोड़ सकते हो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं जैसे HF HCl HBr HI, इसमें क्या होता है तुम देखो, F क्या है तुम्हारा साइज ऑफ F का जो साइज है वो छोटा है और आयोडीन का क्या साइज है तुम्हारा बड़ा है। तो अब तुम्हें पता है F का अगर साइज छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि तुम खुद सोचो HF दोनों क्या है, बहुत छोटे छोटे साइज के, तो दोनों बहुत पास रहेंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन H यहाँ पर है और आयोडीन यहाँ पर है, तो आयोडीन बहुत बड़ा है तो इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि दोनों काफी दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। कंफ्यूज नहीं
करना है इस बात पे। एक और चीज मैंने तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया। और एक और जो केस आता है वो बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, बहुत बार नीट एग्जाम में आ चुका है, बहुत अलग अलग एग्जाम में आ चुका है कि हेलोजन के केस में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, वो होता है Cl2 Br2 F2I2। होना क्या चाहिए, होना भैया ये चाहिए F2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि F2 बहुत छोटा छोटा है, तो तुमको ये लगेगा हाँ भैया F2 का साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ना हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस बात की, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होता है, F2 तुम्हारा बीच में चलाता है, F2 का थोड़ा कम हो जाता है बॉन्ड एनर्जी। और ये कम क्यों होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कम होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। एलपी का क्या मतलब है, लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है। बढ़िया, अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये चौथा प्रॉपर्टी है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर बात करूं एन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है तो 3 है, समझ रहे हो कि एन और एन के कितना बीच में कितना बॉन्ड है, तुम्हारा 3 बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं सी और डबल बॉन्ड सी के बीच में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। अगर मैं O3 की बात करूं तो O3 का तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 और C6H6 मतलब बेंजीन की बात करूं तो क्या होता है 1.5, इन दोनों का क्या होता है 1.5। मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होना पॉसिबल है, ये भी तुम्हें याद रखना है, जो कि O3 का होता है और बेंजीन का होता है 1.5 के इक्वल होता है। और ये क्यों पता है, रेजोनेंस के कारण हो पाता है। रेजोनेंस तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, जैसे O ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है 1.5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे बन रहा है और एक तुम्हारा ऐसे बन रहा है, तो टोटल तुम्हारा 3/2 = 1.5 निकल के आ जाता है। समझ गए, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया तो याद कर लेना। बढ़िया, अब हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाफ ऑफ V + M - C + A होता क्या है, चलो डिस्कस करो। वी मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एम का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट समझ रहे हो ना, जिसकी वैलेंसी 1 है, लाइक क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, इन सब एटम को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है भैया। सी मतलब क्या है, कैटायनिक चार्ज, ए मतलब क्या है, एनायनिक चार्ज। और मैं सच बताऊं तो सी और ए को जनरली हमारा ऐसा कोई केस नहीं आता जिसमें हमें सी और ए मिले। हमें जनरली जो केस आता है उसमें बस बी रहता है और एम रहता है, तो हाफ इंटू V + M करना पड़ता है, जनरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टेरिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के, ये भी तुम याद रखना। और बॉन्ड पेयर यहाँ पे कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर तुम्हारा यहाँ पे बस सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। मान के चलो तुम्हारे पास दिया हुआ है CH4, तो यहाँ पर जितने सराउंडिंग एटम है, मतलब मान के चलो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन सराउंडिंग में, तो 4 हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना होने वाला है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। समझ गए बात को, बढ़िया। क्योंकि मैंने बताया ही, या तुम याद रखना कि पाई बॉन्ड जो होता है वो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि पाई बॉन्ड जो होता है उसका हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता, बस सिग्मा बॉन्ड का ही रोल होता है। इसलिए स्टेरिक नंबर में क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर में तुम्हारा कौन सा होता है, बस सिग्मा बॉन्ड ही होता है। बढ़िया, अब तुम्हारा मान के चलो जो स्टेरिक नंबर है इसकी वैल्यू 2 निकल के आई, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होती है। अगर 3 निकल के आई तो क्या होती है, sp2 होती है। 4 निकल के आई तो क्या होगी, sp3 होगी। 5 निकल के आया तो क्या होगा, sp3d होगा। 6 निकल के आया तो क्या होगा, sp3d2 होगा, याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने तुम्हें बताया था ना बॉन्ड एंगल के टाइम पर, कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। मतलब जो sp का बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, sp2 का क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और sp3 का क्या होता है, वो सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है sp के अंदर बताओ कितना s कैरेक्टर है, तुम्हारा 50% एस कैरेक्टर है। sp2 के अंदर कितना है तुम्हारा 33% एस कैरेक्टर है, और sp3 के अंदर कितना है 25% एस कैरेक्टर है। तो बॉन्ड एंगल तुम्हारा ज्यादा होगा अगर तुम्हारा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो sp का बॉन्ड एंगल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। बढ़िया, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बात करूं BeCl2 और CO2 की, तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट याद कर लेना कैसे होता है, तुम चाहोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पर मैं बोलूंगा तुम याद कर लेना। क्यों, क्योंकि देखो यार, यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो ना, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा, मोनोवेलेंट है, नहीं भाई, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट का क्या मतलब है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl हो गया, ये सारा क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है। समझ गए ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोनोवेलेंट नहीं है। अब अगर तुम फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ पर कैटायनिक चार्ज भी नहीं होता, Ca तो तुम कैंसिल ही कर दोगे, हाँ, तो बचता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो बताओ कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ इंटू 4 प्लस, और ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का क्या है तुम्हारा, मोनोवेलेंट है, नहीं भैया नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हाफ इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा। और अगर तुम्हारा स्टेरिक नंबर 2 के इक्वल आ रहा है तो क्या होता है, sp होता है, इसलिए क्या होगा, sp होगा। सेम BeCl2 के लिए भी क्या है, sp है। बात करें BF3 के लिए, तो बताओ बोरोन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन के अंदर पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। और फ्लोरीन क्या है तुम्हारा, फ्लोरीन तुम्हारा एक तरह से क्या है, फ्लोरीन तुम्हारा मोनोवैलेंट एटम ही है ना, फ्लोरीन तुम्हारा क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, तो तुम्हें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। m क्या होता है, क्योंकि m होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। हाँ भैया, तो हाफ इंटू 3 + 3, और यहाँ पर कैटायनिक एनायनिक चार्ज कुछ है नहीं, तो इसको 0 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल के आएगा, स्ट्रेट नंबर तुम्हारा 3 निकल के आया, मतलब sp2 हो गया, ठीक है भैया। अब बात करते हैं
SO2 की। SO2 में क्या है तुम्हारा, सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो तुम्हारा है, ऑक्सीजन क्या है, मोनोवैलेंट है, नहीं भैया ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन तुम्हारा डाइवैलेंट होता है, मतलब इसको हमें काउंट नहीं करना। तो हाफ इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 होगा, जो sp2 हो जाएगा इसका भी, ठीक है। हम बात करते हैं CH4 में तुम्हारा क्या है, हाफ इंटू, अब तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का के पास कितना होता है, 4 होता है, और हाइड्रोजन तुम्हें पता है मोनोवैलेंट है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितना हो जाएगा इस केस में, 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 निकल जाएगा, मतलब क्या होगा, इसका भी sp3 हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं NH3 की। NH3 के केस में क्या होने वाला है, हाफ इंटू, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन में, 5 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, मोनोवैलेंट है, ये 3 है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, मतलब sp3। इस तरह से H2O की बात करूं तो H2O में बताओ, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम कौन है, इसके इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और हाइड्रोजन कितने है, 2 है, तो 6 + 2 = 8, और इधर भी हो जाएगा 4, ये भी हो गया sp3। बात करें PCl5 की, तो बताओ फास्फोरस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन क्या है तुम्हारा, मोनोवैलेंट है, तो 5 + 5 = 10, मतलब =5 निकल जाएगा, मतलब जो होगा sp3d के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को यार, ये तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। जो ग्रुप 13 होते हैं, ग्रुप 13 के अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है, 14 के अंदर 4 होता है, 15 के अंदर 5 होता है, 16 के अंदर 6 होता है, ये तुम्हें याद रखना है। ये अगर याद होगा, ये क्या है मैंने लिखा, ये मैं लिखा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एवरी ग्रुप, ये तुम्हें याद रखना है, बढ़िया। अब मैंने क्या लिखा है, बगल में सेप भी लिखा है, लेकिन मैं सेप बताऊंगा तब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम जान सकते हो, देखो यहाँ पर क्या, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, लेकिन दोनों का सेप क्या, एक का ट्रायंगुलर पिनड है और एक का वी सेप है, समझ रहे हो। क्योंकि वो सेप अलग क्यों हुआ, क्योंकि वो सेप अलग इसलिए हुआ क्योंकि इस केस में बोरोन के पास क्या है, बोरोन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन SO2 के पास क्या है, एक लोन पेयर है, समझ गए। यहाँ पर तुम देखो CH4 का सेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, sp3 है। NH3 का क्या है, ये भी sp3 है, लेकिन इसका सेप क्या है, पिरामिडल है। क्यों पिरामिडल होता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। H2 का क्या है तुम्हारा, बेंट है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, ये याद रखना है। और PCl5 का तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। और जो मैं जितने यहाँ पर मतलब नाम लिखा हूँ, जितने मैं यहाँ पर कंपाउंड्स लिखा हूँ, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, और तुमको इसको डायरेक्टली याद कर लेना यार। मैं सच बताऊँ तो लास्ट टाइम पर तुम्हें याद ही करना होगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। मैंने तुम्हें तब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना बता दिया कि तुम कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो वो वाला काम तो तुम्हारा आसान हो गया, लेकिन सेप वाला तुम्हें याद करना पड़ जाएगा। वैसे मैं आगे ट्रिक बताने वाला हूँ, शायद उससे अगर तुम्हारी हेल्प हो जाए, तुम समझ पाओ तो अच्छी बात है, पर याद तो कर ही लेना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके आना है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो तुम्हारा क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, एनर्जी होना चाहिए, और सेम या सिमिलर होना चाहिए। नॉट जरूरी नहीं कि सेम ही हो, लेकिन सिमिलर भी हो सकते हैं। और इसमें तुम्हें ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल पार्ट करते हैं, लाइक हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो, एम्प्टी हो, सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम बात करते वाले किसकी, शेप की या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, दोनों का मतलब सेम होता है, शेप कहो या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहो। जैसे मैं बात करूं Ab2LO की, ये क्या होता है तुम्हारा, लीनियर होता है। L का मतलब क्या है, लोन पेयर। Ab2 समझ रहे हो ना, Ab2 का मतलब क्या है, जैसे तुम मान के चलो CO2 हो गया, और L0 का मतलब क्या है कि इस पे लोन पेयर कुछ नहीं है, तो लाइक CO2 हो गया, BCl2 हो गया, NO2+ हो गया, इन सब की शेप क्या होती है, लीनियर होती है। अगर तुम्हारा हो Ab3LO, मतलब तुम्हारा क्या हो NH3 नहीं, LO है ना, LO का मतलब क्या है, लोन पेयर। L का मतलब तुम्हारा क्या है, इस केस में लोन पेयर है, तो Ab3LO है, मतलब लोन पेयर तुम्हारा 0 है, लाइक BF3 हो गया और AlCl3 हो गया। क्यों, क्योंकि इस केस में तुम्हारा क्या होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तुम खुद बताओ, जो एल्युमिनियम है वो किसका है, ग्रुप 13 का है, और ग्रुप 13 में मैंने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 3 ही होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है और तीनों ही पार्टिसिपेट कर गए, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं भैया, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर नहीं होते। तुम याद कर सकते हो कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही क्या बना सकता है, उतने ही एटम के साथ वो सराउंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ रहे हो बात को। तो एल्युमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया 3 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसने 3 Cl के साथ बॉन्ड बना लिए, तो क्या इसके पास लोन पेयर बचेगा, नहीं भैया, लोन पेयर बचेगा ही नहीं। और लोन पेयर नहीं बचा तो बताओ ये किसके अंदर आएगा, Ab3LO के अंदर आएगा, और उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, याद क्या समझा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बात करूं Ab4LO की, मतलब Ab4 स्ट्रक्चर है और लोन पेयर इसमें भी 0 है, तो क्या एग्जांपल होता है CH4 और CCl4। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और चारों ही अगर बॉन्ड बना लिया, लाइक CH4 बना दिया, CCl4 बना लिया, अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया, तो क्या लोन पेयर बचेगा, नहीं भैया, लोन पेयर नहीं बचने वाला, मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बात करें Ab5L0 की, अब जैसे PCl5 PF5, यानी P फास्फोरस किस ग्रुप का है, फास्फोरस भैया है ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इसने पांचों ही बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब PCl मतलब पांचों ही इसने बॉन्ड बना दिए, तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचेगा, नहीं भैया, इसके पास में कुछ लोन पेयर नहीं बचेगा। मतलब ये भी क्या होगा, Ab5
L0 हो जाएगा और इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा। बात करते हैं AB6L0 की। अब मैंने तुम्हें बताया था इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, SF6 दे रखा है। क्यों? क्योंकि सल्फर क्या होता है, ग्रुप 16 का है भैया, सल्फर ग्रुप 16 का है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसने कितने बॉन्ड बना लिए, इसने भी 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। तो क्या इसके पास भी लोन पेयर बचेगा? नहीं भैया, इसके पास भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, AB6L0 हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। बात करें अगले कंपाउंड की जो कि होता है AB7L0। ठीक है, ये बहुत ही रेयर आता है सच बताऊं तो, AB7L0। अब ये इसका एग्जांपल क्या होता है, IF7 होता है। अब तुम्हें पता है आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये किस ग्रुप का आता है, ये तुम्हारा ग्रुप 17 का आता है। तो ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 7 है, लेकिन क्या है, इसने 7 बॉन्ड भी बना लिए फ्लोरीन के साथ। तो बताओ क्या होगा इस केस में, इस केस में एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, मतलब AB7L0 आने वाला है। और उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। वैसे तो यार मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, बट एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर, तुम इसको भूलना एफर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। हर साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए इस बात को। बढ़िया, अब तुम देख सकते हो एनसीईआरटी का मैं टेबल लेके आया हूं और एनसीईआरटी के इस टेबल से ही बहुत क्वेश्चन आता है। अभी तक हमने जो भी बात किया इसमें क्या थे, सब जगह L0 था, L0 था, L0 था। मतलब क्या है, सब केस में लोन पेयर क्या था, 0 के इक्वल था। अब हम उस केस की बात करने वाले जिस केस में लोन पेयर होगा, और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है उसी एग्जांपल से मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। देखो अगर मैं बात करूं AB3A की, AB3, इसका ई का मतलब यहाँ पर क्या है, ई का मतलब यहाँ पर ये है लोन पेयर। ये समझ रहे हो, लिखा हुआ है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया गया, ई से। जो हमने एल से रिप्रेजेंट किया था उसको इसने ई से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है भैया। तो AB3 का मतलब क्या है कि तुम्हारा क्या है, NH3, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 तो तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड होगा, AB3 हो गया। और ई का मतलब क्या है, तुम्हारा एक लोन पेयर होगा। समझ गए बात को। तो इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, जो कि तुम देख सकते हो। मैंने बताया था कि यहाँ पर NH3 बताया था, NH3 बता रखा है ना, इसका भी क्या है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, जो कि CH4 के इक्वल ही आ रहा है। लेकिन शेप क्या हो गया, इसका शेप तुम्हारा पिरामिडल हो गया और CH4 का क्या था, टेट्राहेड्रल का। क्यों? क्योंकि NH3 के पास क्या आता है, NH3 के पास तुम्हारा एक लोन पेयर आ जाता है। और ये तुम कैसे जान भी सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना, नाइट्रोजन कौन सा है, नाइट्रोजन तुम्हारा ग्रुप 15 का है। ग्रुप 15 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन तो 3 ही है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। और एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास कितना लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास। इसलिए इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल हो जाता है। और वही लिखा भी है AB3E। इसका मतलब क्या, AB3 का मतलब क्या है कि NH3 हो गया, और E का मतलब क्या है, इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसलिए इसका शेप क्या आता है, ट्राइगोनल पिरामिडल आता है, नॉट बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बढ़िया, अब बात करें एक और मॉलिक्यूल की, AB3E2 की। AB3E2, यहाँ पे तुम्हारा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर तुम्हारा 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर तुम्हारा 2 है। मतलब H2O क्या होता है, बेंड शेप होता है। तुम्हें डायरेक्टली ये याद रखना है, H2O क्या होता है, बेंड शेप होता है। SF4 का क्या होता है, तुम्हारा सीसो होता है। ClF3 का क्या होता है, टी शेप होता है। BrF5 का क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। और ZeF4 का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। मैं बता रहा हूँ यार, तुम इसको ही याद रखो, इसके अलावा फालतू में अनसेंट याद करने मत जाओ। जो क्वेश्चन है एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट इससे ही आने वाला है, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता। और पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, वरना यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो और जो मैंने बता दिया यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह, ये सारे याद कर देना, और यहाँ पे जो बता दिया उसको याद कर देना। इसके अलावा नथिंग, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद होना चाहिए। इसके अलावा बाहर से जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आया तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है हाइब्रिडाइजेशन वाला, इससे तुम्हें कैलकुलेट कर देना, ठीक है ना। वी मतलब समझ गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एम मतलब क्या है, मोनोवैलेंट एटम। इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ भैया, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया आप इसको 10 मिनट तक क्यों बता रहे हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए। बढ़िया, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंस की। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है तुम्हारा पैरेलल ओवरलैपिंग से, ठीक है। पाई पी याद कर सकते हो, पाई मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग, सिग्मा मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और पाई जो होता है वो वीकर बॉन्ड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सिग्मा होता है वो अलाउ करता है SS, SP और PP ओवरलैपिंग को, और जो पाई अलाउ करता है वो करता है PP, PD और DD ओवरलैपिंग को, ठीक है। बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तुम्हारा फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, और पाई बॉन्ड के थ्रू तुम्हारा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। बढ़िया, और जो किसी भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है ना, वो क्या बनता है, हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी तुम्हें याद रखना। इससे मैं बात करूं यहाँ पर C और C है, इसके बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, और C डबल बॉन्ड C हो गया, तो पहला तो सिग्मा होगा और दूसरा क्या होता है तुम्हारा पाई होता है, समझिए। तीसरा भी क्या होगा, पाई होगा। और एक एटम के बीच मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं। ये भी तुम्हें याद रखना है। 4 बॉन्ड जनरली नहीं बनता, एक एक्सेप्शन होता है जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तुम्हें याद रखना। 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं। बात करें स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की ज्यादा होती है, मैंने बताया था। सिग्मा स्ट्रॉन्गर है, पाई क्या होता है उससे वीकर होता है, और डेल्टा जो होता है वो उससे भी ज्यादा वीकर होता है। बढ़िया, हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ वीवीटी। वीवीटी क्या है तुम्हारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। क्या पता है एग्जाम में कभी आ जाए इसके स्टेटमेंट बनकर। पहला ड्रॉबैक ये है कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिससे ये नहीं बता पाया कि Be2 एग्जिस्ट क्यों करता है, या He2 एग्जिस्ट क्यों कर सकता है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। दूसरा ये है कि ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को नहीं बता पाया कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्यों होता है। और तीसरा ये कि ये नहीं बता पाया कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, और
ये खुद बता रहा था, वीबीटी क्या बता रहा था, वीबीटी ये बता रहा था कि O2 डायमैग्नेटिक है, वही मैंने लिखा है कि O2 इज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन रियलिटी में क्या निकला, रियलिटी में जब ऑक्सीजन को हमने चेक किया तो वो पैरामैग्नेटिक था, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और जो कि डायपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है, अगर तुमने फिजिक्स पढ़ रखा है तो। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है भैया। और जो डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो डायपोल मोमेंट होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसका डायरेक्शन होता है वो लेस ई टू मोर ई होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल केस के बारे में जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूल, अगर तुम्हारा सिमेट्रिकल है तो उस केस में जो कंपाउंड होगा वो हमेशा ही क्या होने वाला है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होने वाला है, और वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पोलर मतलब क्या है, पोलर मतलब है जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझ गए बात को, हाँ भैया। और सिमेट्रिकल कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो मैंने तुम्हें बता रखा है, देखो BCl2 CO2, इन दोनों का बताया था ना, तो इन दोनों का जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा sp हाइब्रिडेशन आता है, हाइब्रिडेशन sp है तो क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल आता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा बनता है इसका शिप, समझ रहे हो। शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं दिखा भी देता हूँ, दिखाया था ना, CO2 का शिप कैसा बनता है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, तो ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, लीनियर शेप दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल भी है। BF3 क्या हुई है, BF3 भी तुम्हारा प्रॉपर तरीके से सिमेट्रिकल है, समझ रहे हो। तो जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमेट्रिकल होगा, जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमेट्रिकल होगा उसका म्यू इक्वल टू जीरो और वो नॉन पोलर होगा। और सारे एग्जांपल जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने लिख रखा है, BCl2 CO2 BF3 BCl3 SO3। तुम चाहोगे तो मेरे को याद भी समझ भी सकते हो। देखो BF3 में कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका भी क्या होगा, नेट पूरा कैंसिल हो जाएगा, समझो पूरा। ये जीरो क्यों हो रहा है, जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो तीनों कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर SO3 में भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, CH4 NH4 प्लस में भी कैंसिल हो जा रहा है, PF5 PCl5 में भी कैंसिल हो जा रहा है, इधर ये कैंसिल कर देगा और ऊपर नीचे वाला कैंसिल कर देगा, SF6 में भी कैंसिल हो जाएगा, IF7 में भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस सब के लिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब हम बात करते हैं कि जिसके लिए म्यू जीरो नहीं है, मतलब जो कंपाउंड पोलर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज नॉन पोलर नहीं होगा, कि जिसके जो भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो, जिसके सेंट्रल एटम के पास अगर एक लोन पेयर है तो वो क्या होता है, हमेशा पोलर होता है। जैसे मैं बात करूं NH3 की, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इस केस में क्या होता है, इसके पास कुछ मतलब डायपोल मोमेंट तो होगा, मतलब ये क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे NF3 की बात करें तो ये भी क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझ गए बात को, हाँ भैया समझ गया मैं बात को। और यहीं पे बात करूँ BF3 की, तो BF3 का म्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देके आ जाए कि BF3 और NH3 बताओ किसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो कंफ्यूज मत करना। BF3 का तो जीरो के इक्वल होता है, लेकिन NH3 का क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अब मैं कंपेयर करता हूं NH3 और NF3 को, तो वैसे अगर तुम कंपेयर करोगे तुम्हें ये लगेगा भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू ज्यादा होना चाहिए, तो NF3 का ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि तुम देख सकते हो मैंने बताया था जो लोन पेयर का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, लेस EN टू मोर EN होता है। तो जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो लेस EN का है, नाइट्रोजन और वो है वो क्या है, मोर EN। EN का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका डायरेक्शन तुम्हारा इस तरह से होगा। और लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका नेट डायरेक्शन क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। और NF में बात करें तो फ्लोरीन क्या है तुम्हारा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कम है। तो मैं बता रखा है ना, फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो अब इसमें बात करें तो इसमें तुम्हारा जो वेक्टर बनता है ये इधर आता है नीचे की तरफ और लोन पेयर का ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इस कारण से NH3 का ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझा दिया लेकिन तुम्हें डायरेक्ट याद करना है। बात करें NH3H2O की, तो H2O की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि H2O के पास दो लोन पेयर है, और हमने बताया ना कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इस बात को भी याद रखना, लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 का कम होता है। बात करें H2O2 की, तो H2O2 तुम्हारा क्या है, पोलर कंपाउंड है। बहुत लोग को देख के ये लगता है भैया ये तो H2O2 सिमेट्रिकल है, नहीं सिमेट्रिकल नहीं होता क्योंकि ये प्लेन बनकर आता है। बात याद रखना है, पोलर होता है, सिंपल। बात करें एक और इंपॉर्टेंट केस की जो कि एक्सेप्शन होता है, CH3Cl CH3F CH3Br CH3I। इसमें क्या तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हें ये लगेगा कि भैया फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, CH3F का सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है और CH3Cl का ज्यादा हो जाता है, CH3F का कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। हमने क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी पढ़ा है ना, मतलब जो म्यू होता है वो तुम्हारा Q और D दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस केस में डिस्टेंस डोमिनेट करता है और CH3Cl का ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डायपोल मोमेंट के यूज की, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। याद रखना है, मतलब क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आज तक नहीं आया तो इग्नोर भी कर सकते हो। बात करते हैं अगले पॉइंट की जो कि
कि H2O HF NH3 इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, तुम्हें सोचना ही नहीं, ये ऑर्डर होता है। और बात करें NO2 NO2 और NO2 प्लस की, तो इसका भी तुम्हारा ऑर्डर ये होता है, डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है। बढ़िया, हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक की और जो कि होने वाला है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या बताता है, हमें जैसे पता है एटम के अंदर क्या होते हैं, एटमिक ऑर्बिटल होते हैं, उस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, पहला होता है BMO, दूसरा होता है ABMO। BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, BMO है ना तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंटी है, एंटी में क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और ये किससे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स के बीच में होता है। अगर तुम्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस याद कर देना, ठीक है। बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब BMO के बारे में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंस्ट्रक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी कम होती है। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ NB माइनस NA होता है। NB तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, और NA तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, ठीक है। और अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है वो तुम्हारा 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और अगर तुम्हारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 से कम है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बढ़िया, अब हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो हमें पता होना ही चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कोई चीज, कोई भी कंपाउंड के लिए वैलिड है, और याद रखना अगर किसी कंपाउंड के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कंपाउंड के पास अगर 14 कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, कुछ भी मॉलिक्यूल हो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास तुम्हारा 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अगर तुम एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो, तुमको याद ऐसे रखना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और अगर तुम एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से घट रहा है, 0.5 से तुम्हारा घट रहा है, ठीक है। तो अगर तुम 13 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो 2.5 हो गया, 12 कर दिए तो 2 हो गया, 11 कर दिए तो 1.5 हो गया, समझ रहे हो, 10 कर दिए तो 1 के इक्वल हो गया। बढ़िया, अब तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन अब तुम क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे भी ना तब भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 3 के इक्वल होती है। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, फिर 0.5 से घट जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो फिर 0.5 से कट जाएगा, फिर अगर तुम क्या करोगे 17 कर दिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन तुमने बढ़ा दिया तो बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 18 कर दिए तो फिर 1 हो जाएगा। मतलब चाहे तुम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या चाहे एक इलेक्ट्रॉन घटाओ, तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, 0.5 से तुम्हारा डिक्रीज करेगा, ये तुम्हें याद रखना है। और मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है, कब होता है, 14 इलेक्ट्रॉन पे होता है। जैसे मैं बात करूं N2 है, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। मैं बात करूं CO की, CO, तो यहाँ पर कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने लिख रखा है। बात करूं मैं ऑक्सीजन की, O2 की, तो O2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास भैया 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। एक एक्सेप्शन होता है, तो मैं बस वो एक्सेप्शन याद रखना है कि CO प्लस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 3.5 एक्सेप्शनली हाई आ जाता है। बस एक ही एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ओके भैया, अब तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा होगी अगर तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब है कि उसके बीच में बॉन्ड कितने है, 3 है, समझ रहे हो ना बात को, मैंने बता रखा है। और जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उसको तोड़ने के लिए तुम्हें उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जिस चीज को तोड़ने के लिए तुम्हें जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उसका मतलब वो उतनी ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ABMO। अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, जैसे मान के चलो N2 और CO दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तब उस केस में तुम्हें क्या चेक करना है, उस केस में तुम्हें चेक करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ABMO। लेकिन सच बताऊं तो नीट लेवल पे इतना डीप तक नहीं आता, तुम्हें इतना ही याद कर लो कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और तुम्हें ये चीज तो याद होनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए। बढ़िया, अब हम बात करने वाले एक और टॉपिक की ओर, मतलब MOT का ही दूसरा सब टॉपिक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है 14 या 14 से कम है, और दूसरा क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या 14 से ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं N2 की, N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तुम्हारा इस केस में जाएगा। मैं बात करूं O2 की, तो O2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो वो तुम्हारा इस केस में जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं बात करूं जैसे C2 की, तो C2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी तुम्हारा इसमें जाएगा, समझ गए बात को। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से कम है तो ये अप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है तो ये अप्लाई करना। बढ़िया, अब इसको समझना कैसे, इसका सीक्वेंस ऐसा होता है, इसका सीक्वेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें यही याद रखना जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके अलावा तो बाकी सारी राम कहानी है, बट याद यही करना है। क्या याद करना है, π2px इक्वल टू π2py, उसके बाद क्या आता है सिग्मा 2pz आता है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो तुम्हारा सिग्मा 2pz पहले आता है और π2px और π2py बाद में आता है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, उनको देख कर डर लगता है भैया ये क्या है, अभी तुम्हें देख कर डर लग रहा होगा, लेकिन सच बताओ तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद रखना, मान के चलो ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ C2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होने वाला है MOT के अकॉर्डिंग, तो C2 क्या है, C2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा सीक्वेंस ढूंढना होगा ऑप्शन में जिसमें तुम्हें बीच में ये मिल रहा होगा। मैं बता
बता रहा हूँ, बीच में पक्का ये मिलेगा और वही तुम्हारा आंसर है। और आगे और पीछे क्या हो सकता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आगे तुम्हारा होगा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। और ये तो ऑब्वियस बात है, सिग्मा पता ही है, तो सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद ये तुम्हें तो एक्जैक्टली याद रखना ही रखना है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। सच बताऊं तो ये आगे और पीछे वाला है ना, ये दोनों के केस में सेम ही होता है, तो इसलिए इसमें तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम्हें कंफ्यूजन होगा तो बीच वाले में ही होगा, और वो एग्जामिनर कंफ्यूज भी इसमें ही करना चलेगा। तो याद करना 14 इलेक्ट्रॉन से कम में क्या होता है, px इक्वल टू py, उसके बाद 2pz आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो 2pz पहले आता है और उसके बाद ये दोनों आता है, ये समझना जरूरी है। एक और चीज की हम बात करें तो डायमैग्नेटिक जो होता है वो क्या होता है, उसके पास इवन इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड जिसके पास इवन इलेक्ट्रॉन है, जैसे N2 क्या है, N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या इवन है, 14 क्या इवन नंबर है ना, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नीट एग्जाम में कम से कम 5-10 क्वेश्चन अभी तक आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है तो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शन आता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। एक्सेप्शन क्या आता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, जैसे B2 हो गया, O2 हो गया और H2 हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक्सेप्शन है, डायरेक्टली याद कर लेना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन 16 और 32 हो। देखो एक्चुअली ये नंबर क्या है, एक्चुअली ये नंबर इवन ही है ना, 10 16 32 क्या इवन है, तो इवन के अकॉर्डिंग तो ये डाया होने चाहिए, लेकिन डाया नहीं होते, ये क्या हो जाते हैं, ये पैरा हो जाते हैं, तुम्हें याद रखना है। बढ़िया, हम बात करते हैं एच बॉन्डिंग के बारे में, और सच बताऊं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो बता देता हूं। देखो एच बॉन्डिंग कब होता है, जब तुम्हारा मान के चलो एक एलिमेंट है एक्स और उसके बगल में क्या है हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा क्या है वाई, तो ये जो बॉन्डिंग तुम्हें दिख रही है ना, ये क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। इसलिए क्या बोला था मैंने, वीक बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने क्या बताया, डॉट 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 करके बनाया, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, ठीक है भैया। एक्स क्या होना चाहिए, एक्स तुम्हारा फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन इन sp, मतलब sp का तुम्हारा हाइब्रिडेशन में अगर कार्बन रहा तब हो सकता है CCl3 CF3 हो सकता है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑर्डर है, सच बताऊं तो ऑर्डर याद रखना, HF H2O NH3 का तुम्हारा ऑर्डर होता है ऐसा, HF का ज्यादा होता है, H2O कम होता है, NH3 का सबसे कम होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है ना, जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का उससे कम है और नाइट्रोजन का उससे भी कम है। मैंने लिख रखा है ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये ऑर्डर किसका, ये ऑर्डर है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का, या फिर जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी विद वाटर होती है। तो हो सकता है तुमसे पूछ दिया जाए कि HF H2O और NH3 का बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, तो तुम्हें वहां पे कंफ्यूज नहीं करना। तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का वही ऑर्डर होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे, भैया इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, H बॉन्डिंग के इक्वल होता है, जो कि ये है, ठीक है। H2O D2 की बात करें तो D2O का क्या होता है, D2O का मास ज्यादा होता है, क्योंकि D2O क्या है, ड्यूटेरियम तुम्हें पता होगा ना, ये क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, इसका मास ज्यादा होता है, इसलिए D2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। बढ़िया, बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो दो तरह का होता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रा मतलब समझ आ रहा है, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इंट्रा मतलब क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूल। जैसे क्या होता है, अगर बेंजीन है, बेंजीन पे अगर कोई भी चीज ऑर्थो पोजीशन पर है, जैसे ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, मेटा होता है, शायद तुम्हें पता होगा, तो ऑर्थो पोजीशन अगर बेंजीन में होता है तुम्हारा इंट्रा मॉलिक्यूल पॉसिबल होता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल। या फिर सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, सेलिसाइक्लिक एसिड और क्लोरल हाइड्रेट, तुम्हें एग्जांपल याद रखने, एग्जाम में आ चुका है। इंटर मॉलिक्यूलर की बात करें तो लाइक HF हो गया, NH3 हो गया, H3BO3 हो गया, यूरिया हो गया, NH3+H2O हो गया, इन सब में सो होता है इंटर मॉलिक्यूलर। बात करते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो कि फजांस रूल, बहुत छोटा है। फजांस रूल का काम क्या होता है, वो कोवलेंट कैरेक्टर बताता है आयनिक बॉन्ड में, मतलब किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितने कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या बताता है, फजांस रूल बताता है। और कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो पोलराइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर CC का मतलब क्या है, CC का मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन का साइज अपॉन कैटायन का साइज। मतलब मैं बात करूं ऑर्डर की तो LiCl NaCl KCl, तो यहाँ पर कैटायन का साइज क्या बढ़ रहा है ना, ये Li का साइज छोटा है, Na प्लस का साइज छोटा है, नहीं Li प्लस का साइज छोटा है, Na प्लस का साइज उससे बड़ा है, K प्लस का साइज उससे बड़ा है, समझ रहे हो। तो K प्लस का साइज सबसे बड़ा है, K प्लस क्या कैटायन है, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर वही मैंने लिखा है, LiCl का सबसे ज्यादा होगा और KCl का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि KCl में जो पोटासियम का जो प्लस है, मतलब कैटायन है, उसका साइज क्या है, बड़ा है, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, समझ गए। और दूसरा होता है तुम्हारा चार्ज, जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो चार्ज ऑन द कैटायन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम देखोगे NaCl MgCl2 AlCl3, तो जैसे जैसे तुम्हारा चार्ज बढ़ रहा है, Al पे कितना चार्ज है, +3 का है, Mg पे कितना है, +2 का है, Na पे कितना है, +1 का है, तो तुम्हारा +3 पे चार्ज है Al का, तो Al का तुम्हारा AlCl3 का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, दिख रहा है। और SiCl4 का तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है, +4 चार्ज है। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें वीडियो में अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और हाइप वगैरह कर देना, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।